हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल वित्तकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की। इसको शॉर्ट में SC/ST एक्ट के नाम से व्यवहारिक रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम अगर आपको पता होना चाहिए, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये 1989 का अधिनियम है और इसके हम इस वीडियो के अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों को MCQs के रूप में हल करेंगे। हालांकि इस पूरे अधिनियम पर लगभग 100 से अधिक प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो आपको मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम कुल 50 प्रश्नों को MCQs के रूप में देखेंगे और यह धारा 1 से लेकर के आगे क्रम से हम बढ़ते हुए आगे 50 प्रश्नों को हल करेंगे। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए एक कारगर जो वीडियो है वो साबित होगा। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है इसमें कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी। तो आगे हम इस अधिनियम को SC/ST एक्ट के नाम से संबोधित करेंगे और आप लोग इसका यही समझेंगे, क्योंकि इसका पूरा नाम जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। धारा 1 को जब इस अधिनियम को पढ़ेंगे तो धारा 1 का पहला खंड, चूंकि उसके अंतर्गत 3 खंड दिए गए हैं, पहला खंड जो है इसका नाम ही बताता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो इस संक्षिप्त नाम क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। अब यह पूछा जाता है, दो डेट जो है किसी भी अधिनियम के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है। एक तो वह जिस तारीख को राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगती है, सहमति प्राप्त होती है, अनुमति प्राप्त होती है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि कोई भी अधिनियम है अगर दोनों सदनों के द्वारा वह पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद वह फिर जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देते हैं और उसी दिन मान लिया जाता है कि वह अधिनियम अब बन करके तैयार हो गया, और फिर क्या होता है कि सरकार के ऊपर होता है कि अब उसको कब लागू करे। तो राष्ट्रपति की सहमति इसको कब मिली है, तो 11 सितंबर 1989 को इस पर जो है राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। हालांकि यह लागू उस दिन नहीं होता है। लागू होने के लिए धारा 1 का तीसरा खंड देखेंगे। तीसरे खंड के अंतर्गत बताया गया कि यह उस तारीख को लागू होगा जबकि केंद्रीय सरकार इसको नियत करे। तो केंद्रीय सरकार ने नियत कब किया था, तो 30 जनवरी को 1990 में। 1990 से यह लागू है। 1989 का अधिनियम है, सितंबर में बनकर के तैयार हुआ है और जनवरी 1990 से यह लागू है। तो यह दो डेट जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस अधिनियम के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट 1989 का विस्तार कहां तक है। तो विस्तार देखेंगे धारा 1 दूसरा खंड। तो दूसरा खंड जो है 2019 में संशोधित किया गया है, क्योंकि 2019 में एक संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो है, पहले भी अभिन्न था लेकिन उसको भारत के अंतर्गत रख लिया गया, और वर्तमान में भारत में लागू जितनी भी विधियां हैं वह सभी जो है अब जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होने लगी। पहले क्या था कि जो भारत में लागू विधियां हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर लागू नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखें 2019 का जो संशोधन है उसके तहत अब यह जो है SC/ST एक्ट भी अब संपूर्ण भारत पर लागू है। संपूर्ण भारत से तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर भी है, केंद्र शासित जितने प्रदेश हैं वहां पर भी है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर भी है। तो इस प्रकार से आपसे कंफ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य पर भारत की संपूर्ण विधियां लागू हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है या नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है या नहीं है, इस तरीके से कंफ्यूजन आपसे हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि यह संपूर्ण भारत पर अब लागू है। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट जो है यह कब प्रवृत्त हुआ है। तो लागू होने की बात करें तो एक तो आपसे 2-3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जा रहा है जो मुख्य अधिनियम है 1989 का, यह कब लागू हुआ, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है, इसमें एक बहुत मेजर संशोधन किया गया है, वह संशोधन है 2016 का, इससे के बारे में पूछा जाता है कि यह कब से लागू हुआ। और तीसरा जो अमेंडमेंट है यह है 2018 को। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न कभी पूछे जाते हैं। हालांकि 2018 में जो धारा 18A है वह जोड़ी गई थी, तो यहाँ से कब से लागू हुआ यह तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह 2016 वाला जो अमेंडमेंट है और 1989 का जो आपका मुख्य अधिनियम है यह कब से लागू हुए हैं, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने अभी देखा कि यह 1989 का जो मूल आपका अधिनियम है यह लागू कब होता है, 30 जनवरी 1990 को लागू होता है। राष्ट्रपति की सहमति आपने देखा 11 सितंबर 1989 को इस पर प्राप्त होती है।
इसी प्रकार से आप देखेंगे 2016 का जो अधिनियम है यह कब से लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 2016 से यह लागू होता है। तो आगे इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। तो 2015 का अधिनियम था, लेकिन यह 2016 में यह बन करके तैयार होता है, इसलिए कई बार इसको 2015 के नाम से या कई बार 2016 के नाम से पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे 2015 की बात करें या 2016 की बात करें, तो जो संशोधन अधिनियम 2015 है यह कब से प्रवृत्त हुआ है या कब से लागू हुआ है। तो इसके पहले आपने देखा कि 2015 का या 2016 का जो संशोधन अधिनियम है 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, जबकि मूल अधिनियम की बात करें तो मूल अधिनियम आपका 30 जनवरी 1990 को बनकर के तैयार हुआ, लागू हुआ है। बनकर के तैयार तो 1989 में ही हो गया था, 11 सितंबर को। तो यह दो अधिनियम की डेट जो है आपको पता होनी चाहिए कब यह लागू हुए हैं। अगला प्रश्न है SC/ST एक्ट में अत्याचार अर्थात एट्रोसिटी को कहां पर परिभाषित किया गया है। तो एट्रोसिटी को जो परिभाषा है, चूंकि एट्रोसिटीज के ही प्रिवेंशन के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, और तो आप देखेंगे तो जो इसकी धारा 2 है, धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी जो परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें पहली परिभाषा आपकी अत्याचार की या एट्रोसिटी की परिभाषा दी गई है। अब एट्रोसिटी कहेंगे किसको, तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि धारा 3 के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं, जिन अपराधों का वर्णन किया गया है, वह सारे अपराध जो है वह अत्याचार कहलाएंगे, एट्रोसिटीज के अंतर्गत आएंगे। तो धारा 3 के अंतर्गत बहुत व्यापक रूप से चर्चा की गई है, एक एक बातों को वहां पर डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो SC/ST के जो सदस्य हैं उनके साथ किए जाते हैं, तो उनके प्रति वह अत्याचार होगा। 2 खंड उसके अंतर्गत दिए गए हैं, उन दोनों को पढ़ना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा और उसके अंतर्गत हम केवल बेयर एक्ट जो है उसके जो प्रोविजन है उनको हम केवल डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि उसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं इस पूरे अधिनियम में उसको आसान भाषा में आपके समक्ष रखें। तो आगे के वीडियो में उसको देखेंगे। इस वीडियो में आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अत्याचार को परिभाषित कहाँ किया गया। तो पहली जो परिभाषा खंड है उसमें पहली जो परिभाषा है वह अत्याचार की परिभाषा है, एट्रोसिटीज की परिभाषा है, और उसमें यह बताया गया है कि धारा 3 के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं वह अपराध क्या है, अत्याचार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है SC/ST एक्ट जो है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर भारतीय संविधान से इसको कोरिलेट किया जाए तो आप देखें धारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आप देखते हैं क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता से तात्पर्य क्या है, छुआछूत। तो भारतीय संविधान जो समाज है इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो समाज है वह वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, वहीं से ऊंच नीच की भावना जो है वह विकसित हुई है। उसके बाद उसी के तहत एक जो वर्ग है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है वह सामाजिक व्यवस्था में बहुत निचले स्तर पर आता है, और उसके कारण उसके साथ बहुत तरीके के भेदभाव होते हैं, छुआछूत की भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल थी। उसी को मिटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 का जो है समावेश किया गया। अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए एक अलग तरीके का कानून आप समक्ष उपस्थित है, जिसको आप SC/ST के रूप में देख रहे हैं, एक्ट के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम को बना करके एक विशेष प्रोविजन किया गया कि इस वर्ग के व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाया जा सके और उनके साथ होने वाले जो अत्याचार हैं, जो छुआछूत हैं, इस सबको जो है समाप्त किया जा सके। तो इसलिए जो है धारा यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है यह अधिनियम। इसके अलावा आप 18 के अंतर्गत जानते हैं कि उपाधियों का अंत जैसी बातें की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह छुआछूत से संबंधित नहीं है, SC/ST से संबंधित नहीं है, बल्कि कौन है, अनुच्छेद 17 संबंधित है। अगला प्रश्न है कि SC/ST एक्ट 1989 में कितनी धाराएं, अनुच्छेद या अध्याय, नियम ये कितने शामिल हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे और यह प्रश्न कभी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन आपसे हो सकती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें कुल 23 धाराएं हैं। 23 धाराएं अगर आपको पता है तो आपका पहला और चौथा विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा। जब 23 धाराएं आप देख लिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत कुल 5 अध्याय हैं। तो 5 अध्याय हैं, तो दूसरा जो तीसरा है यह भी गलत हो गया। अब बचता है आपका दूसरा विकल्प। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत कुल 5 अध्याय हैं, 23 धाराएं हैं, 18 नियम हैं। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, इसके अंतर्गत एक अनुसूची भी दी गई है। तो यहाँ पर +1 अनुसूची,
कभी अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 5 अध्याय हैं, 23 धाराएं हैं, 18 नियम हैं और एक अनुसूची दी गई है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो प्रश्न है एक बार मध्य प्रदेश में जो है पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, यह संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात यहाँ पर आप देखें संरक्षण देने की बात की जा रही है। तो एक वर्ग है जो कि उपेक्षित रहा है, पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, उसको एक विशेष संरक्षण देने के लिए जो है इस सिद्धांत पर यह जो अधिनियम है वह आधारित है। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट 1989 को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो संशोधन था वह 2016 में हुआ है। हालांकि वह अधिनियम या अध्यादेश 2015 का था, लेकिन वह लागू हुआ 2016 में, तो कई बार उसको 2016 के नाम से या कई बार 2015 के नाम से पूछा जाता है। तो पहला अमेंडमेंट यही हुआ है। इसके बाद फिर 2018 में होता है। 2018 में जो संशोधन किया गया है उसमें भी एक नई धारा जोड़ी गई है, यहाँ पर वह है धारा 18A। तो 18 के नाम से आप इसको भी याद रख सकते हैं, 18 एक नई धारा जोड़ी गई। उसके बाद फिर आप देखेंगे 2019 में एक संशोधन हुआ और 2019 का जो संशोधन किया गया उसके तहत क्या किया गया कि इस अधिनियम को संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया, क्योंकि पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर आपको यह पता है तो पहला संशोधन कब हुआ, 2016 में हुआ है, तो यह अपने आप गलत हो जाएंगे। 3 विकल्प, एक बचता है SC/ST अत्याचार निषेध संशोधन अध्यादेश 2015, इसके तहत संशोधन किया गया और यह अधिनियम 26 जनवरी 2016 से लागू हो गया है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अब यह प्रश्न आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा जा सकता है कि SC/ST एक्ट 2015 चूंकि एक मेजर अमेंडमेंट था, यह इसके तहत किन धाराओं में संशोधन किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर लगभग 7 धाराएं हैं, उनमें जो है संशोधन किया गया। उसके अलावा जो है 2 नई धाराएं जोड़ी गई, एक पूरा अध्याय नया जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो 2015 या 2016 का जो संशोधन है इसके तहत आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है एक अध्याय जोड़ा गया है और 2 नई धाराएं जोड़ी गई थी। लेकिन किन धाराओं में संशोधन किया गया था तो उसको भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर धारा 2 के अंतर्गत संशोधन किया गया। धारा 2 में क्या है, तो इसमें जो है परिभाषाएं बताई गई हैं। तो परिभाषा खंड में धारा 2 के अंतर्गत संशोधन किया गया। तो 2 में संशोधन करके इसमें एक कुछ परिभाषाएं नई जोड़ी गई, जैसे आश्रित को जो है पहली बार इसमें परिभाषित किया गया। अनन्य विशेष न्यायालय क्या होता है, इसको पहली बार यहाँ पर परिभाषित किया गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे अनुसूची क्या होती है और सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, पीड़ित कौन है, इन सब नई परिभाषाओं को यहाँ पर इस संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा जो धारा 3 है जिसके अंतर्गत जो अत्याचार है उसको परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत बहुत व्यापक संशोधन किया गया और इस अधिनियम को और भी बेहतर तरीके से लागू किया गया। उसके बाद देख रहे हैं आप धारा 4, तो धारा 4 में भी यहाँ पर इस संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन किया गया है और धारा 4 में जो है कर्तव्य की उपेक्षा के लिए जो लोक सेवक हैं और SC/ST एक्ट के तहत उनको जो है कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं करते हैं उनके लिए पनिशमेंट की बात की गई। उसके अलावा फिर आप देखेंगे धारा 8 के अंतर्गत अपराधों के बारे में उपधारणा है, इसमें संशोधन किया गया है। फिर आप देखेंगे धारा 10 के अंतर्गत, तो 10 में जो है ऐसे व्यक्ति जो कि SC/ST के विरुद्ध अपराध करते हैं उनको वहां उस क्षेत्र से हटा दिया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 10 में संशोधन किया गया। फिर आप देख रहे हैं धारा 14, तो 14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान था, लेकिन अब उसमें अनन्य विशेष न्यायालय शब्द को रखा गया है या अनन्य विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके बाद फिर आप देखेंगे धारा 15 को, तो विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक इनके संदर्भ में प्रावधान था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2015 के संशोधन अधिनियम के तहत इन धाराओं में जो है संशोधन किया गया। तो आप एक साथ याद रख सकते हैं, धारा 2, 3, 4, 8, 10 और 14, 15, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और इसमें जो प्रावधान है उनको भी अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो यह सारी धाराएं याद हो सकती हैं। चूंकि 23 ही धाराएं हैं, तो आप इसे कर करके बीच बीच में से 4-6 धाराएं अगर याद करते रहेंगे तो एक कई बार पढ़ने के बाद पूरी धाराएं आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है,
SC/ST अत्याचार निषेध संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा यहाँ पर कौन सी नई धाराओं का समावेश किया गया। अभी तक आपने क्या देखा कि कौन सी नई धाराएं यहाँ पर, कौन सी धाराओं में संशोधन किया गया। तो संशोधन तो आपने देखा धारा 2, 3, 4, 8, 10, 14 और 15 यह धाराएं थी, इसमें संशोधन किया गया। लेकिन आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सी नई धाराएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं। तो धारा 14A जोड़ी गई है, इसके अलावा धारा 15A जोड़ी गई है और एक अध्याय जो है अध्याय 4A इसको भी जोड़ा गया है। तो धारा 14A के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान किया गया, इसको जोड़ा गया है। फिर आप देखेंगे धारा 15A, तो जो पीड़ित है और साक्षी हैं, जो इस SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो पीड़ित व्यक्ति हैं और साक्षी हैं, इनके बारे में प्रावधान, इनके अधिकारों के बारे में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और यही बात जो है अध्याय 4A के अंतर्गत, चूंकि अध्याय 4A के अंतर्गत एक ही धारा है, वह धारा 15A है, तो यह जो है नई जोड़ी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है SC/ST अत्याचार निषेध संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 2 के अनुसार विशेष न्यायालयों शब्द के स्थान पर क्या रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह धारा 2, तो धारा 2 जो है आपके 1989 के अधिनियम की बात नहीं है, बल्कि जो संशोधन अधिनियम 2015 का है उसकी धारा 2, तो उसकी धारा 2 के तहत विशेष न्यायालय शब्द के स्थान पर क्या रख दिया गया है। तो पहले जो है केवल विशेष न्यायालय होता था, जो आपका मूल अधिनियम है उसमें SC/ST एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए या SC/ST के विरुद्ध अपराधों का विचारण करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था। लेकिन वह स्पेशल कोर्ट जो है उतनी समर्थकता के साथ, वो जो है एफिशिएंसी के साथ वह कार्य नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्या किया गया कि अनन्य विशेष न्यायालय का जो है गठन किया गया। अनन्य विशेष न्यायालय क्या होगा, तो विशेष न्यायालय में होता ये था कि इससे अपराध से संबंधित कोई भी मामले का जो विचारण होगा, संज्ञान होगा, वह एक ही न्यायालय लेगा, लेकिन वह इसके अलावा अन्य अपराधों का भी संज्ञान ले सकता था। तो अन्य अपराधों का संज्ञान तो लेता ही था, साथ साथ इससे, इस अधिनियम से संबंधित अगर कोई अपराध होता था तो इसका भी वह अपराध जो है संज्ञान लेता था और विचारण करता था। तो इसमें क्या होता था कि मामले के विचारण में विलंब हो सकता था। इसके लिए फिर 2015 का जो संशोधन अधिनियम है, इसके लिए अनन्य विशेष न्यायालय की गठन किया गया। इसके तहत यह जो न्यायालय है केवल और केवल SC/ST एक्ट से संबंधित मामलों का ही विचारण करेगा, उसका ही संज्ञान लेगा और अन्य किसी न्यायालय का नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो विशेष न्यायालय था, अब विशेष न्यायालय के स्थान पर विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय इसका भी गठन कर दिया गया। आगे हम जब धारा 14 को पढ़ेंगे, इसमें जो है हम और बेहतर तरीके से समझेंगे कि विशेष न्यायालय कब गठित किया जाएगा और अनन्य विशेष न्यायालय कब गठित किया जाएगा, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी। तो यह जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो उद्देशिका है या उद्देश्य है उसी में यह बता दिया गया है कि वहां पर यह गठित किया गया है। इसके अलावा अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा जो है अनन्य विशेष न्यायालय की धारा 2 के अंतर्गत ही बी और डी के अंतर्गत दी गई है, और विशेष न्यायालय की जो परिभाषा है वह जो है धारा 2D के अंतर्गत दी गई है। तो यह जो है दोनों परिभाषाएं हैं, इसको भी अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि परिभाषा अगर पूछ लिया इन दोनों की तो कंफ्यूजन होना तय है। इसलिए विशेष न्यायालय धारा 2D के अंतर्गत है, इसलिए क्योंकि यह पहले से ही इसमें प्रावधानित था। अनन्य विशेष न्यायालय यह जो है धारा 2 के अंतर्गत एक और दूसरा खंड जोड़ा गया और उसमें जोड़ करके एक B2BD करके जो है इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 2B के अनुसार संहिता से क्या तात्पर्य है। तो संहिता को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो संहिता से तात्पर्य, यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, संहिता की जब बात की जा रही है तो पहले जो है जब अधिनियम बनाया गया है तो उस समय ये दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी, इसलिए यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो संहिता से विकल्प में जो रहेगा आपको उसी के सही मानना होगा। तो मान लीजिए अगर नए कानून के अनुसार वहां पर रख दिया जाता है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे आप BNSS कहते हैं, इससे जो है इसका अर्थ लगाया जाएगा। लेकिन अगर यह विकल्प नहीं है तो वहां पर दंड प्रक्रिया संहिता समझा जाएगा। IPC या BNS जो है यहाँ पर यह लागू नहीं होगा या इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा। CPC भी नहीं लगाया जाएगा, अत्याचार निवारण संहिता ये भी नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा हम आपको बता दें कि BNSS से संबंधित और BNS और BSA अर्थात तीनों जो नए क्रिमिनल कानून हैं, इनकी कंप्लीट MCQs की सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको जा करके जरूर देखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है और आप उसको हल करें। उसमें पूरे अधिनियम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से MCQs के रूप में लगभग 500 से 600 प्रश्नों के अंतर्गत एक एक अधिनियम को वहां पर जो है
बनाया गया है उस पर वीडियो, तो आप उसको जरूर देखें। अगला प्रश्न है, पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूरी तरीके से या मुख्यतः निर्भर हैं, वह क्या कहलाते हैं। अगर कोई पीड़ित है, SC/ST अधिनियम के अंतर्गत जो है अत्याचार से पीड़ित है, तो वो ऐसे पीड़ित का पति या पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता और उसके भाई बहन, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उसी पीड़ित के ऊपर अपने भरण पोषण के लिए पूरी तरीके से निर्भर हैं। तो जो ऐसे निर्भर व्यक्ति हैं, अर्थात ऐसे पति पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन, क्या कहलाएंगे, तो उस पीड़ित के जो है वह आश्रित कहलाएंगे। तो आश्रित को जो है परिभाषित किया गया है कहाँ, डिपेंडेंट को परिभाषित किया गया है कहाँ पर किया गया है, धारा 2 के अंतर्गत, उपधारा बी के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। और यह जो परिभाषा है यह शुरू से नहीं थी, बल्कि इसको 2016 का संशोधन अधिनियम है उसके तहत इस परिभाषा को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पीड़ित की जो है कहाँ परिभाषित किया गया है, तो पीड़ित की भी परिभाषा यहाँ पर EC में दी गई है। पीड़ित जो है धारा 2 के अंतर्गत EC के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। और अत्याचार की बात करें तो अत्याचार जो है यह पहली ही परिभाषा अत्याचार की दी गई है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते ही इन परिभाषाओं के ऊपर भी आपको अगर ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, SC/ST अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ होंगे तो जो कि, तो यहाँ पर SC/ST के रूप में जो हम किसको समझेंगे, कौन व्यक्ति SC या कौन व्यक्ति ST के अंतर्गत आता है, तो SC/ST शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, इसको जो परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया है, लेकिन खंड C में। तो 2 खंड C के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वहां पर यह बताया गया है कि SC और ST का वही अर्थ होगा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत खंड 24 और खंड 25 के अंतर्गत बताया गया है। तो खंड 24 में जो है SC को अर्थात अनुसूचित जाति को, और खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। और जो परिभाषा वहां पर दी गई है उसी परिभाषा को हम उठा करके इस अधिनियम के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट की धारा 2BD के अनुसार अनन्य विशेष न्यायालय, जिसे आप एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के रूप में जानते हैं, इससे क्या अभिप्रेत है। तो अनन्य विशेष न्यायालय जैसे कि आप देख रहे हैं परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 2BD के अंतर्गत, और विशेष न्यायालय की परिभाषा दी गई है धारा 2D के अंतर्गत। तो अनन्य विशेष न्यायालय से तात्पर्य यहाँ पर इसमें जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा होगी जो कि धारा 14 खंड 1 के अंतर्गत जो दी गई है। तो धारा 14 खंड 1 के अंतर्गत जो अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए जाएंगे वही ही यहाँ पर अनन्य विशेष न्यायालय समझे जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर आप समझें तो अनन्य विशेष न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो कि धारा 14 खंड 1 के तहत स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 2D के अनुसार विशेष न्यायालय या स्पेशल कोर्ट से अभिप्रेत है। तो स्पेशल कोर्ट से यहाँ पर क्या अभिप्रेत है, तो आप जानते हैं धारा 14 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव जो स्पेशल कोर्ट है उसको जो है धारा 14 के तहत गठित किया जाता है, या एक तो गठित किया जाता है और दूसरा निर्दिष्ट किया जाता है, यही अंतर है। तो निर्देशित से तात्पर्य है निर्दिष्ट की एक अधिनियम के तहत निर्देशित कर दिया गया कि यह जो कोर्ट होगा वह SC/ST एक्ट के तहत आने वाले अपराधों का विचारण करेगा, और ऐसा जो कोर्ट होगा वह सेशन कोर्ट होगा, उससे नीचे का न्यायालय नहीं होगा। यह बात बताई गई है विशेष न्यायालय के संदर्भ में। लेकिन अगर आपकी अनन्य विशेष न्यायालय की बात करें तो अनन्य विशेष न्यायालय जो है यह स्पेशल जो है गठित किया जाएगा, और वह केवल और केवल जो है SC/ST एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों का ही विचारण करेगा, अन्य न्यायालय का नहीं करेगा। यही मुख्य अंतर है। तो मुख्य अंतर आप देख रहे हैं कि अनन्य विशेष न्यायालय की बात करी जाए तो वह गठित किया जाएगा स्पेशल, लेकिन विशेष न्यायालय की बात की जाए उसको निर्दिष्ट कर दिया जाएगा कि आप जो है अन्य न्यायालयों का, जैसे मर्डर का
रेप का, इस तरीके से डकैती का, इस तरीके से जो गंभीर अपराध हैं उनका तो विचारण करेंगे ही, लेकिन साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई मामला आता है उसका भी विचारण आपको ही करना है, उसका भी संज्ञान आपको ही लेना है। लेकिन अनन्य विशेष न्यायालय इसलिए स्थापित किया गया कि आपको अन्य अपराधों का, रेप का, मर्डर का, डकैती का, इस तरीके के जो गंभीर अपराध है उनका विचारण नहीं करना है, बल्कि केवल और केवल आपको केवल SC/ST एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों का ही विचारण करना होगा, उसी का संज्ञान लेना होगा। यही मूल अंतर है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में अपने रखेंगे। आगे जो है धारा 14 को पढ़ेंगे, इसमें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 2E के अनुसार विशेष लोक अभियोजक से क्या अभिप्रेत है? तो विशेष डी के अंतर्गत तो आपने परिभाषा कौन सी देखी, जो है स्पेशल कोर्ट की। तो डी के अंतर्गत जब स्पेशल कोर्ट आप देख रहे हैं तो डी के बाद ई आता है। अब स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत स्पेशल जो है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसकी बात की गई है, उसको परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से आप ये सिक्वेंस लगा सकते हैं। डी के अंतर्गत आपने कोर्ट देखा और कोर्ट के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इसको देखें। इसी प्रकार से 14 के अंतर्गत आप देख रहे हैं स्पेशल जो है कोर्ट की बात की गई है, 15 के अंतर्गत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। दो चार धाराएं एक साथ कोरिलेट करके कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष लोक अभियोजक से तात्पर्य क्या है, तो जो 2E के अंतर्गत बताया गया है उसमें यहाँ बताया गया है, यह परिभाषा दी गई है कि विशेष लोक अभियोजक से तात्पर्य ऐसा है जो कि विशेष लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट किया जाए। जो लोक अभियोजक एक सामान्य लोक अभियोजक है उसको विशेष लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर दिया जाए, ऐसा व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक कहा जा सकता है। इसके अलावा धारा 15 के अंतर्गत कोई निर्दिष्ट अधिवक्ता है, इसको भी अर्थात इन दोनों को ही विशेष लोक अभियोजक के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। तो पीड़ित से जो है कौन सा व्यक्ति अभिप्रेत है, तो पीड़ित की परिभाषा जो है धारा 2E/C के अंतर्गत दी गई है। हिंदी में कहें तो अंग ग के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा है वह दी गई है। अब यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उसको अगर आप देखें उसमें यह बताया गया है कि धारा 2(1) ग के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में अगर कोई व्यक्ति आता है, पहली शर्त यह होनी चाहिए, इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित होने के लिए पहली शर्त यह होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जो है SC/ST वर्ग के अंतर्गत आना चाहिए। और SC/ST को परिभाषित कहाँ किया गया, तो आप देख रहे हैं धारा 2(1)C के अंतर्गत परिभाषित किया गया। परिभाषा क्या बताई गई, इसका जो है अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 24 और खंड 25 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो पहली शर्त यह होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक, सांपत्तिक हानि वहन करता है, अर्थात जिसको इस अपराध से इस प्रकार से इसमें से किसी भी तरीके की उसको हानि होती है। और पीड़ित के अंतर्गत न केवल एक व्यक्ति होता है जिसको स्वयं हानि हो, बल्कि उसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी आते हैं। ये सभी जो है पीड़ित की परिभाषा जो दी गई है उसकी अंतर्गत आते हैं, उसके अनुसार ये सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब जब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस अधिनियम में किया गया लेकिन उनको इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम, चाहे वह पुराना अधिनियम हो चाहे या वर्तमान की बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यहाँ पर परिभाषित किया गया है। उसको भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता इसमें परिभाषित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इनमें से अगर किसी में उसको परिभाषित किया गया है तो उसका वह जो है परिभाषा यहाँ पर उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो कि इसमें परिभाषित किया गया है। SC/ST एक्ट में उसको परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इन तीनों अधिनियमों में से किसी में उसको परिभाषित किया गया है, तो जो इसमें परिभाषा दी गई है उसी परिभाषा को यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाएगा। यहाँ पर यह बात की गई है। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 2F के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट की किस धारा में अत्याचार दंडनीय है। अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से इस तरीके के जो प्रश्न आए उनसे जो है कोरिलेट कुछ चीजें करनी होगी और कंफ्यूज नहीं होना होगा। सबसे पहली बात आपसे पूछा जा रहा है कि अत्याचार या एट्रोसिटी जो है यह कहाँ दंडनीय है। अगर परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा की
तो परिभाषा तो आपने देखा धारा 2 की पहली ही परिभाषा दी गई है, धारा 2A के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, 2A नहीं 21A के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जो है दंडनीय कहाँ बनाया गया है, तो अत्याचार के दंड के बारे में प्रावधान जो है धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 3 में जो है 2 खंड बताए गए हैं, खंड 1 और खंड 2, और इन दोनों ही धाराओं के अंतर्गत जो पहला खंड है, धारा 3 का पहला खंड, ये इसके अंतर्गत बहुत व्यापक जो है परिभाषाएं बताई गई हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जो अत्याचार के अंतर्गत आते हैं, और उन सभी कार्यों के लिए एक समान दंड की बात की गई। अगर उनमें से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए दंड की जो मात्रा होगी वह समान होगी, अर्थात कम से कम 6 महीना और अधिकतम 5 वर्ष। इस प्रकार से जो धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत कभी पूछा जाए अधिकतम दंड कितना है, 5 वर्ष है, न्यूनतम कितना है, 6 वर्ष है प्लस जुर्माना है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि किस धारा में अत्याचार को दंडनीय बनाया गया है, तो अत्याचार को धारा 3 खंड 1 में भी और खंड 2 में भी, इन दोनों में ही दंडनीय बनाया गया है। खंड 2 के अंतर्गत अलग अलग तरीके के अपराध बताए गए हैं, और उन अपराधों से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए अलग अलग दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से खंड 1 खंड 2 इन दोनों में ही अत्याचार को दंडनीय बनाया गया है। अगला प्रश्न है SC/ST एक्ट की धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए देय अधिकतम दंड कितना होगा। तो आपने देखा कि धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत बहुत तरीके के कार्य हैं जो कि जो है दंडनीय बनाए गए हैं, जैसे किसी व्यक्ति को वोट देने से रोकना, सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना, उसकी संपत्ति को नुकसान करना, उसको जो है डराना धमकाना, जातिगत रूप से उसको जो है अपमानित करना, मल मूत्र कूड़ा करकट उठाने के लिए, साफ सफाई के लिए उसको मजबूर करना, उसको कपड़े उतरवाना, सिर मुंडन करवाना, मूछें हटवाना, ये बहुत तरीके से जो है वो उसमें कार्य जो को दंडनीय बनाया गया है। लेकिन उसका जो पनिशमेंट होगा वह न्यूनतम 6 महीने होगा और अधिकतम कितना होगा, 5 वर्ष होगा, और इसी के साथ साथ जुर्माना भी होगा। तो न्यूनतम पूछा जाए तो 6 महीना, अधिकतम पूछा जाए तो 5 वर्ष तक का कारावास, और इसके अलावा प्लस जुर्माना है, या जुर्माना कहीं नहीं है बल्कि प्लस या और जुर्माना की बात की गई है। तो 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना की प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न यह है कि SC/ST एक्ट के जो प्रावधान हैं वह किन परिस्थितियों में लागू होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरीके के जब प्रश्न पूछे जाएं इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। किन परिस्थितियों में SC/ST एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, तो आप देखें, जब अपराधी अनुसूचित जाति का सदस्य है, अगर अपराधी अनुसूचित जाति का सदस्य है और परिवादी जो है किसी भी वर्ग का सदस्य है, तो वहां पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरा है जब अपराधी अनुसूचित जाति का सदस्य हो, बस इतना ही देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि यह भी गलत है। तीसरा है जब अपराधी अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य न हो, यहां तक तो सही है, और परिवादी जो है अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का सदस्य हो, यही कंडीशन सही है। और ऐसी स्थिति में अर्थात जब अपराधी गैर SC/ST का सदस्य है और जो परिवादी है अर्थात पीड़ित है वह SC/ST वर्ग का सदस्य है और वहां पर अपराध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर तुरंत SC/ST एक्ट के प्रावधान लागू हो जाएंगे। विशेष रूप से ध्यान रहे, अगर 2 SC या एक SC और एक ST, या एक ST एक SC, या दोनों SC हैं, इनके बीच में आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, इस तरीके कोई भी कार्य किए जाते हैं, वहां पर SC/ST एक्ट के प्रावधान नहीं लागू होंगे, बल्कि तभी लागू होगा जबकि जो अपराधी है वह किसी गैर SC व्यक्ति का सदस्य है और जो पीड़ित है वह SC वर्ग का सदस्य है, तभी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, अन्यथा लागू नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो SC/ST वर्ग का सदस्य नहीं है वह दंडनीय होगा यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को कारित करता है। इसमें से क्या कारित करता है कि उसको SC/ST एक्ट के तहत उसको दंडित किया जाएगा। तो पहला है मुख में अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ रखना या रखने को उसको मजबूर करना। सामान्य सी बात है, कोई खाने योग्य चीज नहीं है और जबरदस्ती उसको किसी SC वर्ग के व्यक्ति को खिलाया जाता है या उसके मुंह में डाला जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है SC/ST एक्ट की धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत यह जो कार्य है क्या होगा, दंडनीय होगा। दूसरा है दखल रहित परिसर में या प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशु शव या अन्य कोई घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा कर देना। SC/ST का कोई मकान है, उसके घर के सामने कोई मलमूत्र त्याग करता है,
कोई मरा हुआ जानवर ले जा करके वहां पर रख देता है या अन्य कोई गंदगी उसके दरवाजे पर इकट्ठा कर देता है तो यह कार्य भी क्या होगा, इसके अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा। इसके अलावा उसको जूते की माला पहनाई जाती है। तो यह सभी जो कार्य हैं वह धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत अत्याचार होगा और यह दंडनीय है। दंड कितना होगा, तो न्यूनतम 6 महीने का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास, इसके साथ साथ जुर्माने की भी सजा वहां पर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे को मजबूर करता है। तो विधि विरुद्ध तरीके से किसी से अनिवार्य श्रम कराना, इसको समझा जाएगा कि वह उसके साथ छुआछूत कर रहा है। अगर अवैध रूप से किसी के साथ अनिवार्य जो है मजदूरी कराई जा रही है, बेगारी कराई जा रही है, तो इसको अस्पृश्यता समझा जाएगा। जबकि कोई व्यक्ति दूसरे को मजबूर करता है, किस लिए, तो मानव या पशुओं की अंत्येष्टि करने के लिए, मानव की अंत्येष्टि के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाता है, या पशुओं का शव पड़ा हुआ है उसको ले जाने के लिए या उनकी कब्र खोदने के लिए किसी को मजबूर किया जाता है, या हाथ से सफाई करने के लिए, हाथ से मैला उठाने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, तो यह क्या समझा जाएगा, अस्पृश्यता समझी जाएगी। अब यहाँ पर केवल इसी के भरोसे न रहें आप कि यह जो है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम ही यह समझा जाएगा, बल्कि आप ये समझें कि अगर किसी व्यक्ति के साथ का सफाई करने के लिए, मल साफ करने के लिए, मानव पशुओं की या मानव या पशुओं की शव को या उनकी डेड बॉडी को हटाने के लिए, कब्र खोदने के लिए विवश किया जाता है, तो यह कार्य क्या समझा जाएगा, अस्पृश्य आचरण समझा जाएगा। सीधा सीधा आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का, अर्थात आपके मौलिक अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के तहत जो है वह कार्य क्या है, अपराध है। इसके साथ साथ अगर वह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ पर धारा 32 या धारा 226 इसका भी सहारा लेकर के सीधा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके की जो है आप चीजों को कोरिलेट करेंगे तो बेहतर तरीके से आप मेंस में बहुत अच्छा लिख पाएंगे, अगर यहाँ से कभी आप सिलेबस में आपके रहता है यह नियम। अगला प्रश्न है, क ने अपने अनुसूचित जाति के नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया। बस इसी शब्द को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या लिखा गया है उस पर फिर पढ़ेंगे। तो अपने नौकर को जाति, उसका नौकर क्या है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, एससी वर्ग का सदस्य है, और अपने नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको आदेश देता है। जैसे किसी भी जाति का है तो वह जाति का देते नाम लेकर के उसको बुलाता है या उसको अपमानित करता है या कोई कार्य करने के लिए उसको आदेशित करता है। यहाँ पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसका जो नौकर है वह इरादतन अपमानित किया गया था। मालिक कह रहा है कि हमने इसका जात का नाम लेकर के बुलाया था, लेकिन हमारा आशा यह नहीं था कि हम इसको अपमानित करें। तो क्या इस मामले में एससी एसटी एक्ट लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। आपका आशय है या नहीं है, लेकिन जातिगत नाम लेकर के अगर किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो, और जिसको अपमानित किया जा रहा है वह एससी एसटी वर्ग का सदस्य है और जो मालिक है वह गैर एससी वर्ग का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है वो ऐसा जो व्यक्ति है वह अपराधी होगा और एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ बलात्कार के आशय से उस पर हमला करता है। तो आपको पहले ही आपने देख लिया है, देखा यह है कि एससी एसटी एक्ट का जो प्रावधान है यह कब लागू होगा, जबकि अपराधी जो है क्या होगा, गैर एससी या गैर एसटी का सदस्य है, और जो पीड़ित है वह क्या है, एसटी अपनी एसटी का सदस्य है। तो इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अर्थात एससी व्यक्ति है और अनुसूचित जाति की जो पीड़िता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। जब यह अधिनियम लागू नहीं होगा तो तीनों ऊपर के तीनों विकल्प अपने आप गलत हो जाएंगे। अब उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता जैसी भी स्थिति हो, जो भी अधिनियम वहां पर लागू हो, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर अब एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही तभी की जाती है जबकि अपराधी गैर एससी एसटी वर्ग का सदस्य हो और पीड़ित एससी एसटी वर्ग का सदस्य हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ रेप के आशय से उस पर हमला करता है, तो वहां पर एससी एसटी के नियम जो है लागू
नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जाएगा? तो एक अनुसूचित जनजाति का वर्ग है या उस गांव के लोग हैं और वह किसी जलाशय से पानी लेते हैं पीने के लिए या अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वह पानी का उपयोग करते हैं, और कोई व्यक्ति है और जा करके उस जलाशय को या उस जल स्रोत को दूषित कर देता है, गंदा कर देता है या इस प्रकार से उसको कर देता है ताकि वह पीने के योग्य न रह जाए। तो यह जो कार्य है सबसे पहले आप इसको समझें। यह धारा 3 खंड 1 उपखंड X के अंतर्गत आता है। तो खंड 3 के अंतर्गत धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत जो भी अपराध दिए गए हैं उन अपराधों के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट होगा वह कितना होगा? 6 माह तक का कारावास, और अधिकतम कितना होगा? 5 वर्ष का कारावास। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है। तो अगर आप न्यूनतम की बात करें तो 6 माह तक का कारावास होगा, और 2 वर्ष यह तो होगा नहीं, 5 वर्ष तक का कारावास अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो है आशय उसका ये है कि अधिकतम उसको कितना दंड दिया जा सकता है, तो 5 वर्ष तक का कारावास, और इसी के साथ साथ उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क जो कि SC/ST वर्ग का सदस्य नहीं है और वह क्या करता है कि अनुसूचित जाति की एक सदस्य ख के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारता है। अब किसी व्यक्ति को जो है नंगा करना या उसको जो है बलपूर्वक उसके शरीर पर से कपड़े हटा देना या उसका सिर मुड़वा देना, मूछें हटवा देना, चेहरे पर कालिख पोत देना, शरीर पर कुछ पोत देना, यह सब कार्य जो है धारा 3 के अंतर्गत आते हैं। 3 खंड 1 उपखंड ई के अंतर्गत यह कार्य आता है, और यह जो है क्या होगा? अत्याचार होगा। सजा कितनी होगी? तो 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास, और इसी के साथ साथ उसको जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पनिशमेंट की बात यहाँ पर की गई है। तो बलपूर्वक कपड़े अगर उतारा जाता है तो यह जो कार्य है धारा 3 खंड 1 उपखंड ई के अंतर्गत अपराध है। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट की धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कृत्य अत्याचार होता है? तो यहाँ पर पहला है कि अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए किसी को मजबूर करना। तो पहला जो है यह कार्य क्या होगा? अत्याचार के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कि जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अपमान करने के आशय से उसको अपमानित करना या अभित्रस्त करना। अभित्रस्त से तात्पर्य यह है कि उसको धमकाना, उसको उत्पीड़न जो है प्रपीड़ित करना। यह कार्य भी जो है अत्याचार के अंतर्गत आता है। तीसरा है कि मतदान या वोट न करने के लिए, पहली बात कि उसको यह कहा जाए कि तुम वोट नहीं करोगे, या केवल इसी व्यक्ति को तुम वोट करोगे, केवल हमारे ही प्रत्याशी को वोट करोगे, अन्य को नहीं करोगे, या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए उसको मजबूर करना, या कहा जाए कि दूसरे के स्थान पर तुम जाकर के वोट करो, जो कि विधि के द्वारा यह अपराध है। इस तरीके से अगर उसको जो है डराया धमकाया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, अभित्रस्त किया जाता है, यह सब कार्य क्या होगा? धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत अत्याचार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि क जो है एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, ख अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एक सार्वजनिक स्थान पर रूढ़िगत अधिकार का प्रयोग करने और वहां पहुंचने से उसको प्रतिबंधित कर देता है। उसने जो है SC/ST एक्ट की किस धारा के अंतर्गत कार्य किया है या किस धारा के तहत उसने अपराध किया है? तो यहाँ पर उसका कार्य क्या है कि एक जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को एक सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पक्षकार SC और ST वर्ग के सदस्य हैं, वहां पर यह धारा 2, 3, 4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात वहां पर इस अधिनियम के ही प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात इनमें से कोई भी उपबंध वहां पर लागू नहीं होगा। और जब यह लागू नहीं होगा तो उसके ऊपर अन्य जो विधियां प्रवृत्त हैं उनके तहत कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो SC/ST वर्ग का सदस्य नहीं है और SC/ST वर्ग के सदस्य को उसके मकान, गांव या निवास के मूल स्थान को छोड़ने के लिए विवश करता है, अर्थात उसको ये इस बात के लिए उत्पीड़ित करता है, इस बात के लिए विवश करता है कि वह जो है
अपना घर छोड़ दे, अपना गांव छोड़ दे, या जहां पर भी वह निवास करता है उस निवास के मूल स्थान को छोड़ दे, वहां से वह चला जाए। तो ऐसी स्थिति में उसका जो कार्य होगा वह कार्य किस धारा के अंतर्गत आएगा, तो उसका जो कार्य है धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत आएगा। और जब धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत आता है तो ऐसी स्थिति में फिर वह किस सजा से का हकदार होगा या किस दंड से वह दंडित किया जाएगा। तो धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वह है 6 महीने से अन्यून, परंतु 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तो होगा नहीं, इसलिए यह दोनों विकल्प अपने आप गलत हो गए। 1 वर्ष, न्यूनतम 1 वर्ष भी नहीं है, बल्कि न्यूनतम 6 मास और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SC/ST अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर SC/ST के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाना या मानसिक प्रताड़ना देना यह जो है एक दंडनीय अपराध है। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति SC/ST वर्ग का सदस्य है और उसको जो है डायन घोषित कर दिया जाता है या उसको जादू टोना करने वाला घोषित कर करके उसको प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक या मानसिक उसको हानि पहुंचाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो कार्य होगा, जो अपराधी है उसका जो कार्य होगा वह धारा ZB अर्थात यह ख, हिंदी में भी अगर कभी पूछा जाए तो यह ख के अंतर्गत और 3 खंड 1 यह ख के अंतर्गत उसका जो कार्य होगा क्या होगा, अपराध होगा। तो अपराध होगा तो अपराध की सजा कितनी है, तो 3 खंड 1 के अंतर्गत आप जानते हैं अपराध 6 महीना और अधिकतम 5 वर्ष प्लस जुर्माना। अगला प्रश्न है यदि कोई किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे 2 भाग में बांट करके पढ़ना चाहिए। पहले भाग में तो यह है कि अगर उसको मृत्यु दंड से दंडित कराने के आशय से जो है मिथ्या साक्ष्य दिया गया और मिथ्या साक्ष्य दिया गया लेकिन फाइनली उसको दंडित नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में उसको आजीवन कारावास प्लस जुर्माने की सजा दी जाएगी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अगर मृत्यु दंड से दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य दिया गया या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया और उसके कारण जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, फांसी दे दी गई, तो ऐसी स्थिति में उस जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाला व्यक्ति है या मिथ्या साक्ष्य देने वाला व्यक्ति है उसको क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड जो है दिया जाएगा। इसीलिए आपसे कई बार यह पूछा जाएगा कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, मृत्यु दंड है। कब, तो वह आप देख रहे हैं धारा 3 खंड 2 के अंतर्गत उपखंड 1 में। तो धारा 3 खंड 2 के अंतर्गत जो है यहाँ पर कुल 7 उपखंड दिए गए हैं। तो 7 उपखंड के अंतर्गत पहला उपखंड आपका यही बताता है कि अगर जो है किसी गैर SC/ST वर्ग का सदस्य है और SC/ST वर्ग के सदस्य को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दोषी सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो वहां पर उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके कारण उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो उसे भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क जो SC/ST वर्ग का सदस्य नहीं है और ख जो है वह SC/ST का सदस्य है, उसके विरुद्ध हत्या के अपराध में झूठी गवाही देता है, अर्थात वह मिथ्या साक्ष्य देता है और उसके कारण ख जो है वह दोषित कर दिया जाता है और उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, मृत्युदंड का कार्यान्वयन कर दिया जाता है, अर्थात उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस झूठी गवाही देने वाले जो व्यक्ति है उसको कौन सी सजा दी जाएगी, तो उस झूठी गवाही देने वाला जो व्यक्ति क है उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रावधान कहाँ है, धारा 3 खंड 2 उपखंड 1 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है और इसे ही मैक्सिमम पनिशमेंट कहा जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है SC/ST वर्ग के अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या होगा। तो आप देख रहे हैं अधिकतम दंड जो है धारा 3 खंड 2 उपखंड 1 के अंतर्गत। तो 321 इस तरीके से भी आप इसको 60वां में याद रख सकते हैं कि धारा 321 के अंतर्गत क्या है, मृत्यु दंड है और यह मृत्यु दंड इस एक्ट के अंतर्गत दिया जाने वाला मैक्सिमम पनिशमेंट है। अगला प्रश्न है जहां गैर SC/ST वर्ग का अभियुक्त अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिष्ट करके SC/ST वर्ग के किसी संपत्ति को नुकसान करता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा। तो धारा 3 खंड 2 के अंतर्गत 7 खंड हैं, उपखंड हैं और सातों के अंतर्गत अलग अलग कार्य बताए गए हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग
दंड दिया जाता है। तो अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी एससी एसटी वर्ग के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर दो बातें आती हैं। एक तो अगर उसको उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, आपका प्रश्न में संपत्ति को नुकसान की बात की जा रही है, तो यहां पर सजा कितनी होगी? तो न्यूनतम 6 महीना, 6 माह से अन्यून परंतु 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही होगा। लेकिन अगर यहां पर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके मानव के आवास का या उसके मकान का, पूजा घर का, संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में बनाए गए किसी घर का, इसका अगर नाश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो सजा होगी वह बढ़ जाएगी और कितनी जो हो जाएगी? आजीवन कारावास हो जाएगी। तो इसको जो है आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे कि अगर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा कार्य किया जा रहा है, अपराध किया जा रहा है, तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? अगर संपत्ति का हो रहा है तो वहां पर अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास की सजा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसके घर को ही जला दिया गया, तो जब घर को जला दिया गया तो यहाँ पर सजा कितनी होगी? अधिकतम आजीवन कारावास होगी। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। तो यह जो है दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे। धारा 3 के अंतर्गत खंड 3 और खंड 4 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, जो कोई लोक सेवक होते हुए एससी एसटी वर्ग का सदस्य नहीं है, अर्थात कोई लोक सेवक है और ऐसा जो लोक सेवक है वह एससी एसटी वर्ग का सदस्य नहीं है और वह लोक सेवक धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कितना सजा दी जाएगी? अगर कोई व्यक्ति है, लोक सेवक है और एससी एसटी वर्ग का सदस्य नहीं है और एससी एसटी वर्ग के सदस्य के साथ धारा 3 में चाहे खंड 1 चाहे खंड 2 के अंतर्गत बताए गए कोई भी अपराध करता है तो वह दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 3 खंड 2 उपखंड 7 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह उस कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि न्यूनतम 1 वर्ष होगी और अधिकतम कितनी होगी? उस अवधि के कारावास से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो जो उस अपराध के लिए उपबंधित है मैक्सिमम पनिशमेंट उसको उतना ही दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना दंड दिया जाएगा? तो मिनिमम की बात की जा रही थी 1 साल तक का उसको कारावास की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा, धारा 3 खंड 2 उपखंड 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक लोक सेवक जो एससी एसटी वर्ग का सदस्य नहीं है, एससी एसटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपने कर्तव्यों की उपेक्षा जानबूझ करके उपेक्षा करता है तो वह किस दंड से दंडनीय होगा? तो एक लोक सेवक जो एससी एसटी वर्ग का सदस्य नहीं है लेकिन वह अपने कर्तव्य का, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का वह जानबूझ करके क्या करता है? उपेक्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब धारा 4 लागू हो जाएगी। उसने जो है क्या किया है? अपने कर्तव्यों की उपेक्षा किया है और ऐसी उपेक्षा करने के कारण उसको जो सजा होगी वह न्यूनतम 6 महीना होगी और अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर धारा 4 के अंतर्गत उसको खंड 1 में सजा कितना दिया जाएगा? न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास उसको दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एससी एसटी एक्ट की धारा 4 खंड 2 के अंतर्गत लोक सेवक का कर्तव्य यह है कि वह मामले का इन्वेस्टिगेशन करे और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में उसको जो है अपना आरोप पत्र फाइल करे। तो उसको आरोप पत्र जो है कितने अवधि के भीतर उसको फाइल करना होता है? तो जो विशेष जो लोक सेवक होता है वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेगा, उसके प्रति उपेक्षा नहीं करेगा। अगर उपेक्षा करता है तो उसको 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक का कारावास की सजा दी जाएगी। यह 4 खंड 1 के अंतर्गत बता दिया गया है। खंड 2 में उसके कर्तव्य बताए गए हैं। कर्तव्य उसका यह है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चार्जशीट है वह फाइल करे, जो है स्पेशल कोर्ट को या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को उसको जो है फाइल करे। लेकिन उसको कितने दिन के भीतर फाइल करना है उसको बता दिया गया है। 60 दिन के भीतर आपको धारा 4 खंड 2 उपखंड ई में यह बता दिया गया है कि 60 दिन के भीतर आपको आरोप पत्र फाइल करना होगा। अगला प्रश्न है, एससी एसटी एक्ट की धारा 4 खंड 2 में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना करने में
लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा। अब मान लीजिए एक लोक सेवक है, उसका कर्तव्य यह था कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो अपराध किया गया है उसका जो है वह इन्वेस्टिगेशन करे, 60 दिन के भीतर वह चार्जशीट फाइल करे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। जब ऐसा नहीं करता है तो ऐसी कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में उसके जो है संज्ञान डायरेक्ट लिया जाएगा, किसके द्वारा, तो विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो 4 खंड 3 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि डायरेक्ट अब उसको विरुद्ध जो है यह स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान ले सकता है और उसके विरुद्ध जो है दंडिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं। तो और ध्यान रहे कि ऐसी जो संज्ञान होगा वह किसी न्यायालय के द्वारा उसको संकेतित संदर्भित नहीं किया जाएगा, बल्कि कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो है डायरेक्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए वर्धित दंड का प्रावधान दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए इसका तात्पर्य यह होता है कि एक व्यक्ति पहली दफा कोई अपराध किया SC/ST अधिनियम के अंतर्गत और फिर उसको क्या किया गया, दोष सिद्ध कर दिया गया। दोष सिद्ध करने के बाद अब उसका अपराध जो है वह समाप्त हो गया, वह दोषी ठहराने के बाद जेल वगैरह जो भी उसके ऊपर पनिशमेंट लगाया गया उसने उसको भोग लिया है। फिर यह जो है दोबारा यही अपराध फिर से करता है, तो ऐसी स्थिति में जब वह अपराध फिर से करता है, मान लीजिए यहाँ पर उसको 5 वर्ष तक के कारावास दिया गया, तो 5 वर्ष तक का कारावास के साथ साथ उसको 1 वर्ष वर्धित दंड दिया जाएगा। तो उसको जो वर्धित दंड दिया जाएगा वह न्यूनतम 1 वर्ष होगा। मान लीजिए दोबारा जब उसने अपराध किया उसको 6 महीने तक का कारावास से दंडनीय अपराध किया था, लेकिन उसका जो है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि है, ऐसी स्थिति में उसको कम से कम 1 साल की सजा दी जाएगी। प्रावधान जो है धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और न्यूनतम 1 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम कितना होगी, तो जो उस अपराध के लिए उपबंधित है उतनी सजा होगी। मान लीजिए धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत आने वाला अपराध किया है और वहां पर 6 महीना से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उसको जब सजा सुनाई जाएगी तो यह 6 महीना यहाँ पर लागू नहीं होगा, बल्कि धारा 5 के तहत उसको न्यूनतम 1 साल की सजा दी जाएगी और अधिकतम कितनी दी जाएगी, 5 साल की। इस तरीके से अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति किसी जो है अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के जो है उसको उसकी मूछें हटवाता है या उसके कपड़े उतारता है, उसके जलाशय को दूषित करता है और इस अपराध के लिए वह एक बार दोषित कर दिया गया, बाद में फिर से वही अपराध करता है और उसके लिए भी वह दोषित किया जाता है, उसको न्यूनतम कितना सजा दी जाएगी, तो न्यूनतम उसको 6 महीना नहीं दिया जाएगा बल्कि 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। यहाँ पर धारा 3 के स्थान पर धारा 5 के प्रावधान यहाँ पर लागू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जो कोई दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोषित किया जाता है तो वह किस दंड से दंडनीय होगा। तो वही बातें हैं जो धारा 5 के अंतर्गत आपने देखा है कि 3 वर्ष से अन्यून, तो 3 मास तो नहीं होगा, 6 मास ये भी नहीं होगा, 1 वर्ष से अन्यून, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता, लेकिन वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 है, तो जिस रूप में भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो भारतीय दंड संहिता या वर्तमान की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना प्रावधानित है। किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 6 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ धाराएं हैं, कुछ अध्याय बताए गए हैं, उनको आगे हम देखेंगे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अधीन रहते हुए अर्थात SC/ST एक्ट के अधीन रहते हुए जो BNS या IPC के अंतर्गत जो उपबंध दिए गए हैं वह भी लागू होंगे, ऐसा प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। अब धारा 6 में जो बातें बताई गई हैं उनको भी आप देखें तो 6 के अनुसार इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता, इसकी कुछ धाराएं हैं, कुछ प्रावधान हैं, आप उसको कंपेयर करके यहाँ पर पढ़ लीजिए। पहली बात दी गई है धारा 34 IPC, तो 34 जो वर्तमान में BNS की धारा 3 खंड 5 है, प्रावधान क्या है, सामान्य आशय। तो सामान्य आशय IPC में है लेकिन वह SC/ST एक्ट के मामले में भी लागू होगा। दंड के विषय में प्रावधान अध्याय 3 के अंतर्गत, लेकिन आपके नए अधिनियम में BNS के अंतर्गत अध्याय 2 में है। साधारण अपवाद यह जो है IPC अध्याय 4 के अंतर्गत आता है लेकिन BNS के अंतर्गत अध्याय 3 में आता है। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और अपराधों का प्रयास,
यह तीनों बातें बीएनएस के अंतर्गत अध्याय 4 में ही आती हैं, लेकिन आईपीसी के अंतर्गत अध्याय 5, 5A और अध्याय 23 में इसको दिया गया है। इसी प्रकार से सामान्य उद्देश्य की बात करें तो 149 में जो दिया गया था आईपीसी में, वर्तमान में बीएनएस में 190 के अंतर्गत दिया गया है। तो इन अपराधों के संदर्भ में जो उपबंध हैं वह जहां तक हो सके इस अधिनियम के लिए उसी प्रकार से लागू होंगे, अर्थात SC/ST एक्ट के लिए उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे वह बीएनएस के लिए या आईपीसी के लिए लागू होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, प्रयास, इन सबको भी यहाँ पर जो है लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई न्यायालय कब अपराध में प्रयुक्त अभियुक्त की कोई अचल संपत्ति या चल संपत्ति का समापहरण करेगा? तो अपराध में अगर कोई एक अभियुक्त है जो कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है तो उसके संपत्तियों को यहाँ पर जब्त किया जा सकता है। किस स्तर पर ऐसी जो संपत्तियां हैं उसको जब्त किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात जाने इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है और विचारण के दौरान नहीं किया जा सकता, बल्कि दोष सिद्धि होने पर ही ऐसे जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसका विशेष न्यायालय के आदेश पर ही उसकी जो संपत्तियां उसको जब्त की जा सकती हैं। और जब इस प्रकार से संपत्ति जब्त की जाती है वह कहाँ जाएगी? क्या वह तो यहाँ पर दो बातें उभर के आती हैं, वह न्यायालय की अभिरक्षा में होंगी या सरकार को जाएंगी। तो वह जो है राज्य सरकार को वह जो है समाहरित हो जाएंगी, अर्थात राज्य सरकार को चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत जो दंड अधिनिर्णित करने वाला न्यायालय है किसी व्यक्ति को कारावास की सजा अधिनिर्णित करने के साथ ही उसकी संपत्ति के समापहरण का भी आदेश दे सकता है? तो आप धारा 7 के अंतर्गत देख रहे हैं। धारा 7 में यह बताया गया कि जब जो विशेष न्यायालय है उसने किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया है तो दोष सिद्ध करने के साथ साथ उसकी संपत्ति को समापहरण का भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दो विकल्प थोड़ा बड़े बड़े दिए गए हैं कि तभी जबकि उसकी न्यूनतम अवधि कारावास की 6 महीना है, 3 महीना है, यह कंफ्यूजन करने के लिए है। बल्कि सामान्य बात आप धारा 7 में देख लिए हैं, एक शब्द में है कि जब न्यायालय जो विशेष न्यायालय है उसने दोष सिद्ध किया है उसके साथ साथ उसकी जो अभियुक्त है उसकी संपत्ति को भी समापरित करने का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न है, SC/ST एक्ट के तहत अपराधी के बारे में उपधारणा का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो उपधारणा का प्रावधान जो है धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार की उपधारणाएं की जाती हैं। 3 प्रकार की कौन सी उपधारणाएं की जाती हैं उसको हम आगे देखेंगे कि कब जो है न्यायालय कोई मान लेगा कि इसके बारे में यह बात सही है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने संदेहास्पद व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी है तो यहाँ पर न्यायालय किस बात की उपधारणा करेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जो व्यक्ति है, अभियुक्त है, उसने अपराधी को वित्तीय सहायता किया। वित्तीय सहायता इसलिए किया ताकि वह SC/ST वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध जाकर के कोई अपराध करे। तो यहाँ पर न्यायालय जो है क्या उपधारणा करेगा या कर सकेगा? तो कर सकेगा जहां आए उसको आप गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर विधि की उपधारणा है, न्यायालय उपधारणा करेगा। तो न्यायालय जो है यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है, तो यह उपधारणा करेगा, यह निश्चायक सबूत नहीं है। तो यह क्या होगा, यह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। किसने? जिसने अपराधी को वित्तीय सहायता प्रदान की है, अर्थात उसने कहा कि तुम SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अपमानित करो, उसको जो है इस प्रकार से प्रताड़ित करो, उसके विरुद्ध अपराध करो, इसके लिए जो भी खर्च होगा वह हम दे रहे हैं। तो उसने क्या किया है, जो है वहां पर दुष्प्रेरण किया है। अब आप इसको फिर से धारा 6 के साथ कोरिलेट करेंगे, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत दुष्प्रेरण के बारे में तो कहीं कोई प्रावधान किया नहीं गया है, लेकिन बीएनएस के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अब दुष्प्रेरण जो उसमें प्रावधान है उसे ही हम यहाँ पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 8 ख अर्थात SC/ST एक्ट की धारा 8 खंड ख के तहत यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का परिणाम है, तब क्या यहाँ पर उपधारणा की जाएगी? तो यहाँ पर यह उपधारणा की जाएगी
कि अपराध जो है सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया था। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है आपका सही है। दूसरा है कि अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए नहीं किया गया था, यह बात गलत होगी। अभियुक्त ने दुष्प्रेरण किया है, यह बात भी गलत है। बल्कि यहाँ पर अगर यह साबित हो गया कि अपराध जो है भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का परिणाम था, तो यह मान लिया जाएगा कि उसी परिणाम के या उसी विवाद के ध्यान में रखते हुए उसी आशय से उसने उस SC/ST वर्ग के विरुद्ध जो है अपराध किया है, यह अवधारणा कर ली जाएगी। दूसरे शब्दों में अगर आप समझें कि A एक व्यक्ति है और यह SC/ST नहीं है, B एक SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में एक भूखंड है, भूमि है, इसको लेकर के झगड़ा चल रहा है और इसी झगड़ा के कारण यह A जो है B के ऊपर हमला करता है, इसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, इसको गाली वगैरह देता है, अपमानित करता है, मारता पीटता है, जो भी करता है। तो यहाँ पर न्यायालय यह अवधारणा कर लेगा कि आपका जो आशय था यही था, यह भूमि थी और इसी भूमि के कारण आपने इसके ऊपर हमला किया है। इस प्रकार से यह अवधारणा कर ली जाएगी। धारा 8 खंड ख के अंतर्गत ऐसी अवधारणा की जाती है। अगला प्रश्न है, धारा 8 खंड ग के तहत यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, तब यहाँ पर कौन सी अवधारणा की जाएगी? तो जो अभियुक्त है वह पीड़ित या उसके कुटुंब के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, अर्थात यह जानता था कि यह व्यक्तिगत रूप से कौन है, इनकी जाति क्या है, यह किस वर्ग से संबंध रखते हैं, यह जानते थे। तो यहाँ पर किस प्रकार की अवधारणा की जाएगी? तो अभियुक्त अगर पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, तो यहाँ पर न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि उसको यह पता था कि उस पीड़ित व्यक्ति की जाति या उसकी जनजाति पहचान क्या थी। तो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति ज्ञान जो है पहचान का ज्ञान था, न्यायालय जो है यह अवधारणा करेगा। तो आशय जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, बल्कि आपका तीसरा जो विकल्प है वह सही होगा कि उसको जो है पता था और वह बाद में यह नहीं कह सकता कि साहब हमको तो पता ही नहीं था कि यह इस वर्ग का सदस्य है, जबकि उसके भाई, उसके दोस्त, परिवार के अन्य लोगों के साथ उसका जो है व्यक्तिगत संपर्क था, इसके कारण वह जानता था कि वह किस जाति का है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुल 50 प्रश्नों को हल किया है और आगे के भी जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका अधिकतम जो लाभ है वह मिल सके।